So days after the Vice President, Jagdeep Dhankar, took on the judiciary for its recent judgment, setting a timeline for the President to decide on the bills forwarded by governors, BJP MP Nishikant Dubey, who has now criticized the Supreme Court. Echoing the Vice President, Dubey said that Supreme Court cannot dictate the President, as it is the President himself or herself who appoints the Chief Justice of India. He's also asked that which law states that President has to decide on the bills forwarded by the governor within a span of 3 months. He's alleged that the top court was taking this country towards anarchy, and Nishikant Dubey also stated that the Supreme Court, however, is responsible for inciting religious wars in the country, and the top court was going beyond the limit. The BJP MP also asked that if the top court has to make the laws, then the parliament should rather be shut down. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। It was not just one BJP MP. Hours after Nishikant Dubey's remarks, another BJP MP, Dinesh Sharma, defended a statement saying that no one can direct the Lok Sabha or the Rajya Sabha, and it was the President of India who was supreme. मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। The opposition, however, was quick to gun for Nishikant Dubey and the BJP, with the Congress terming his comments as defamatory. Congress's allies in the India bloc linked the BJP MP's comments with the Waqf legal battle in the top court and accused him of spreading anarchy himself. Owaisi, however, also rained fire on Nishikant Dubey for allegedly threatening the Supreme Court, saying that it is the BJP which is doing a fraud and threatening religious war, and saying that you are in power and you become so radicalized that you directly threaten the court of a religious war. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं रिलीजियस वार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है
जब आप कानून बनाते हैं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। This is a defamatory statement against the Honorable Supreme Court. Nishikant Dubey is a continuous person who demolishes all other institutions. Now he has attacked the Supreme Court. Hope Honorable Supreme Court judges take this into notice, because he is not speaking in the parliament, he is speaking outside the parliament. Therefore he can be his attack on Supreme Court is unacceptable. भाजपा के सांसद ने वक्फ बिल के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश किया गया है, उसकी आलोचना जो करी गई है, उसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भाजपा के सांसद का बयान पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, निंदनीय है और बहुत अधिक शर्मनाक है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे, जिनको मस्जिदों से अजान पसंद नहीं है, जिनको हिजाब पसंद नहीं है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें, गृह युद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। But Supreme Court is there to protect the laws of the country, protect the constitution of the country. This government, which is a barbaric government, barbaric because they don't respect any law. They do whatever they like and try to change the provisions of the Constitution and act against the provisions of the Constitution. The judiciary is there only to protect the laws. If somebody goes beyond the law, then it is for the Supreme Court to correct them. Well, Pragya and Sabyasachi, my colleagues, are also joining us live this morning. Good morning to both of you. But we also speak of the reaction that is now coming from the BJP national president over the political storm. When we talk about Nishikant Dubey's and also Dinesh Sharma's statements, here is BJP national president who has also issued a statement distancing the party from their own parliamentarian statements. JP Nadda also saying that the BJP has nothing to do with Nishikant Dubey and Dinesh Sharma's comments on judiciary and the Chief Justice of India, and their remarks are personal. Rejecting their statements outright, JP Nadda asserted that BJP always respected the judiciary and considers the courts to be an integral part of the democracy. JP Nadda also in his statement said that he has instructed party leaders to refrain from making such controversial statements. Pragya, that's the important point as far as when we talk about the BJP here, at least owning up when their own leaders make such controversial statements, however also issuing a stern warning. Amita, there are two things. First, JP Nadda was quick to react on Mr. Nishikant Dubey's statement. It is also a message to other leaders. They should not speak loud against the judiciary, because it can spiral into a full-fledged war between judiciary and the government, and JP Nadda, being the BJP party president, would not want them to do that. In fact, you know, when it is restricted to one or two people or a constitutional post like Vice President Mr. Dhankar, it can be contained. But when it comes to party MPs, party leaders, party
CMs, it will become a full-fledged war between the judiciary and the legislature. This is exactly what JP Nadda does not want. Second, what Mr. Nishikant Dubey says has been spoken about many other, party leaders and MPs as well. Mr. Mahesh Jethmalani, a very noted advocate, he in fact had come out to defend Vice President Dhankar's statement, saying that, in fact, there is a public perception now that judiciary is not that transparent and is not that accountable, which should have been the case. This is after Justice Verma's case that has come to light. So these issues need to be addressed. Secondly, when you are interpreting a constitution, you need to have a 5-judges bench, which was not done in many cases. So this is also a point that Mr. Jethmalani has raised, along with many BJP MPs, that it looks like that the judiciary is also sort of what they are doing is they are not siding with the logical arguments in the cases, and they are going with the sentiments. This is exactly what Mr. Nishikant Dubey is saying when he said that, when there is a president who appoints CJI, you cannot put a condition. What started from the Vice President's statement may have led to a debate that may have reignited the role between the executive and the judiciary. As Pragya continues to be with us, we speak of the Vice President himself, Jagdeep Dhankar, who has taken a spy with the judiciary in the wake of the recent ruling that sets a 3-month timeline for the President to decide on the bills referred by the governors of the states. Now, speaking to the 6th batch of the Rajya Sabha interns at the Vice President's enclave, Jagdeep Dhankar questioned, and I quote, that we cannot have a situation where you direct the President of India, and that too on what basis? Listen into the Vice President himself. We cannot have a situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3), Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. Well, as far as when it comes to such statements are concerned, there is also a Rajya Sabha MP and a senior advocate, Manan Kumar Mishra, who has reminded the Supreme Court of various issues, saying that what about the issues which are in dire needs of direct cognizance to be taken in by the Supreme Court? He says almost on a daily basis, there are several incidents that are reported, but however, the Supreme Court of India never takes them up. मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों। Well, Sabya, the messaging, what may be as far as when it comes to the debate between the executive and the judiciary, but the faith in the judiciary and especially in the top court is something that must never be eroded. Well, that's right. See, the faith in the top judiciary must not erode. And see, Nishikant Dubey, in fact, while giving the statement, pointed out that how the documents were sought during the time of Ram Janmabhoomi, Krishna Janmabhoomi, as well as Gyanvapi. But as when it comes to the masjid that was being constructed after the Mughals, at that particular time, there was no document. In fact, this particular very senior lawyer, as well as a member
Member of Parliament points out that how the Supreme Court had turned a blind side towards the violence that is taking place in West Bengal, how the Hindus are being targeted over there, and it is the responsibility of the Supreme Court to take cognizance of this matter as well. So clearly a lot of war of words is currently going on as far as the judiciary versus executive is concerned. Meanwhile, the opposition has been blaming that there are attempts from the BJP side to weaken the Supreme Court. In fact, they also said that time and again they are trying to weaken the Supreme Court. Well, even as public representatives, the BJP, however, has issued a warning to its own leaders and MPs to refrain from making such controversial statements with regards to the CJI and also the judiciary. Pragya, thank you very much for the moment. Sabyasachi continues to be with us. We now talk about the West Bengal story.